हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स टिल से वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड वनडे इंटरनेशनल की, जो कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका था। तो इस मैच में सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिकैप और रिव्यू की, जो मैच के स्टैट्स थे उनके बारे में, और उसके बाद करेंगे अपने क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन के ऊपर बात कि दोनों टीमें कैसा खेली या क्या खेली। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप के साथ। तो इस मैच का रिकैप ये है कि ये मैच इंडिया 32 रनों से हार गई है। जी हां, श्रीलंका ने इस मैच को जीत लिया है 32 रनों से। और उसके लिए पहले श्रीलंका ने टॉस जीत करके डिसाइड किया कि वो बैटिंग करेंगे, और उनकी परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके की दिखी भी है। सनत जयसूर्या पूरी तैयारी में थे अपनी टीम के साथ, और उन्होंने उसी तरीके से श्रीलंका को ट्रेन किया हुआ है या टीम को ट्रेन किया हुआ है कि हमें किस तरीके का गेम खेलना है। अगर हम श्रीलंका की बैटिंग की बात करें तो 40 रन बनाया आविष्का ने, और कमिंडू ने 62 बॉल लिए थे आविष्का ने, लेकिन सिर्फ 44 बॉल में 40 रन बनाए कमिंडू ने। विलियम लागे ने बनाए 39 रन सिर्फ 35 बॉलों में। 30 रन बनाए कुशल मेंडिस ने, और कैप्टन का भी 25 रन का योगदान था। तो आप देख सकते हैं कैसे पूरी टीम ने मिलकर एक तरीके से रन बनाए, और इन्होंने टीम का टोटल पहुंचाया 240 तक। जी हां, पिछली बार से भी 10 रन ज्यादा बनाए इन्होंने। एक तरीके का आप कह सकते हो कि इनको मोटिवेशन भी मिला होगा इससे कि अगर हम लास्ट मैच टाई कर सकते हैं 230 पे, तो जाहिर सी बात है 240 इज अ बेटर स्कोर। तो उसके हिसाब से इन्होंने बैटिंग की और वो रिजल्ट दिखा इनके सामने। साथ ही अगर हम इंडियन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन अटैक काफी अच्छा दिखा। वॉशिंगटन सुंदर बड़े अच्छे फॉर्म में थे। 30 रन देकर के 10 ओवर में उन्होंने 3 विकेट झटके। 35 रन देकर के 2 विकेट लिए कुलदीप यादव ने, और 1 विकेट लिया 38 रन देकर के 9 ओवर में अक्षर पटेल ने। तो आप कह सकते हो ओवरऑल कि स्पिन अटैक जो था वो टू द पार था, और उन्हीं की पावर की वजह से हम कुछ हद तक रन पे अंकुश लगा पाए। मगर जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया के ओपनर्स जो थे उन्होंने काफी अच्छा किया। रोहित शर्मा ने 44 बॉलों में 64 रन बनाए, और 44 बॉल में ही 35 रन बनाए शुभमन गिल ने। और जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान था वो था अक्षर पटेल का, जिन्होंने 44 बॉल में 44 रन बनाए। जो इंडियन बैटिंग लाइनअप था वहां पर ये लोग कुल मिलाकर के ऑल आउट हो गए 42.2 ओवर्स में, और टोटल इन्होंने 208 रन बनाए। तो ये कई तरीके से इंडियन टीम का फेलियर दिखाता है। अगर हम श्रीलंकन बॉलिंग की बात करें तो जेफरी वैंडसे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सिर्फ 33 रन देकर के उन्होंने 6 विकेट झटक लिए, और आप कह सकते हो कि पूरा टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर उन्हीं के नाम रहा। बीच में सिर्फ 1 विकेट था जो श्रीलंका ले गए, लेकिन बाकी का पूरा टॉप और मिडल वही लेके गए हैं। उसके बाद साथ ही श्रीलंका ने भी 3 विकेट लिए हैं वहां पर। 6.2 ओवर्स में 20 रन देकर के उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि श्रीलंका की बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं बात करूंगा असिता फर्नांडो की भी। भाई स्टार्टिंग में रोहित शर्मा ने जो उनकी पिटाई की, चलो वहां तक तो ठीक था। ओरिजिनली अगर आप देखो तो वहां तक आप कह सकते हो कि उनका एवरेज बहुत ज्यादा था रन देने का, और उस हिसाब से उनको विकेट भी नहीं मिले मैच के एंड तक। लेकिन मैच का एंड आते आते उन्होंने 7 ओवर में टोटल 31 रन दिए, यानी कि उन्होंने रन भी बचाए। वो नुकसान कर सकते थे इंडियन टीम का। आप कह सकते हो कि एक तरीके से जैसे कि बुमराह के प्रेशर में दूसरों को विकेट मिल जाते हैं इंडियन टीम में, आज कुछ उसी तरीके का रोल था असिता का भी रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद। तो आप कह सकते हो ओवरऑल श्रीलंका की तरफ से बैटिंग और बॉलिंग दोनों में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और साथ ही फील्डिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। कुल मिलाकर के आज श्रीलंका की टीम एज ए टीम खेली है, और यही रीजन है कि वो जीते हैं इस मैच को। इंडिया को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए इस बारे में। खैर आगे बात करते हैं इस मैच के बारे में। वैंडसे को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, 6 विकेट निकालने के लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला, जो कि वेल डिजर्विंग था, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो डिजर्व करते थे वहां पर जीतना। हालांकि पिछले 2 मैचेस से जिस तरीके से रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका बनता था अगर इंडिया जीती मैच तो नो डाउट रोहित शर्मा को जरूर मिलता मैन ऑफ द मैच। और मैं कहता हूं कि परफॉर्मेंसेस रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में चाहे विनिंग टीम हो या लूजिंग टीम हो, आप किसी को भी मैन ऑफ द मैच दो, मगर जो अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं उनको वहां पर काउंट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं इनको भी काउंट कर रहा हूं। आखिर इस मैच में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, या जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे श्रीलंका की जीत के लिए या इंडिया की हार के लिए क्या जिम्मेदार था, अगर उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा चरित श्रीलंका को और सनत जयसूर्या को, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रिपेयर होके आए थे एक ऐसी टीम के लिए जो T20 की चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, और वनडे की रनर अप है वर्ल्ड कप की। तो
तो ऐसी टीम के लिए जिस तरीके की प्रिपरेशंस होनी चाहिए, बिल्कुल सनत जयसूर्या उसी फॉर्म में नजर आए। जिस तरीके से वो एक टॉप नॉच बैट्समैन होते थे, आज उसी तरीके से वो टॉप नॉच हेड कोच बन के नजर आए श्रीलंकन टीम के लिए। तो उसी के साथ तारीफ करनी पड़ेगी वैन डे से की भी, जो हसरंगा को रिप्लेस कर रहे थे। हसरंगा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इंजर्ड होने की वजह से उनको रिप्लेस कर रहे थे जेफरी, और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए जो 6 विकेट निकाले। आप कह सकते हो अगर जेफरी नहीं होते तो शायद इंडिया ये मैच जीत सकता था, लेकिन जेफरी वॉज द डिफरेंस, जिन्होंने 6 विकेट निकाला, टॉप और मिडल ऑर्डर खत्म कर दिया इंडिया का। और कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, कुछ इंप्रेसिव नहीं दिखा अक्षर पटेल और रोहित शर्मा के अलावा बैटिंग में। आप कह सकते हो कि इंडिया जो खेल रही थी वो 2.5 बैट्समैन के साथ खेल रही थी, अगर हम शुभमन गिल की परफॉर्मेंस भी काउंट करते हैं तो। सबसे पहली बात तो कि श्रीलंका ने जिस तरीके की बैटिंग की है, जिस तरीके की बॉलिंग की है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एज ए टीम खेले हैं। उनके अगर आप बैटिंग ऑर्डर में भी देखो तो उनके टोटल विकेट गिरे थे 8, टोटल 9 बैट्समैन उनके क्रीज पे आए थे, जिसमें से 7 डबल डिजिट स्कोर में थे। तो आप कह सकते हो एक टीम कंट्रीब्यूशन था। वहीं अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंसेस देखो तो 3-4 बैट्समैन डबल डिजिट में आए जरूर, लेकिन उसके अलावा सिंगल डिजिट में होने के साथ साथ 2 बैट्समैन ऐसे भी थे जो डक पे गए, केएल राहुल और शिवम दुबे। तो आप कह सकते हो एक इंप्रेसिव बैटिंग नहीं दिखा पाई इंडिया। और मैं कहना चाहूंगा बॉलिंग के मामले में भी इंडिया लैक कर रही थी। एक माइंडलेस पेस अटैक है हमारे पास बगैर बुमराह के, मैं क्लियरली आपको यह बता सकता हूं। जाहिर सी बात है कि कई लोग ये कहेंगे कि भाई आज विकेट नहीं मिले हैं या उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है इसलिए आप कह रहे हो। बिल्कुल ये भी एक पॉइंट है कि मैं उस वजह से कह रहा हूं, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपकी टीम में 2 पेसर हैं और जिस तरीके से आप लोग वेट कर रहे हो कि मयंक यादव एक परिपक्व मानसिकता के साथ आए बॉलिंग करने और तब आप उनको लॉन्च करोगे इंडियन टीम में, और उसी तरीके से जैसे कि गौतम गंभीर ने पहले भी कहा है कि जब आप इंडियन टीम में आ जाते हो तो वो शो करने का टाइम होता है, ना कि प्रिपेयर करने का। तो मैं यही कहूंगा कि ये लोग अगर अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो प्रिपरेशन कब करेंगे? इतने मैचेस खेलने के बाद भी अगर इनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप रन नहीं बचा सकते हो, आप विकेट नहीं निकाल सकते हो, तो आप मेन पेस अटैक में क्या कर रहे हो इंडिया की? ये मेरा क्वेश्चन होगा डायरेक्ट। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक टाइम पे स्पिन के लिए जाने जाने वाला है इंडिया, जहां के बैट्समैन स्पिन को बहुत आराम से खेला करते थे। आज का टाइम ऐसा आ गया कि हम स्पिनर्स को ही विकेट दे करके जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है इंडियन टीम की बैटिंग एबिलिटी पे। नो डाउट मैं इसमें रोहित शर्मा को काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक चाहे वो लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल हो या अभी तक का हो, वनडे में रोहित शर्मा जैसा परफॉर्मर अभी नहीं दिख रहा है। मैं विराट कोहली पे भी क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूं, बट जरूर वहां पर एक डाउट बनता है कि विराट कोहली जब एग्रेसिव रहेंगे क्या तभी वो परफॉर्म कर पाएंगे? अगर वो थोड़े से आप कह सकते हो कि एक लिमिट में रह करके या हम्बल रह करके खेलेंगे तो क्या इस तरीके की परफॉर्मेंस आएगी? तो मैं कहूंगा इट्स बेटर कि विराट एग्रेसिव हो जाएं। उनके लेजेंड बनने से ज्यादा जरूरी यह है कि इंडिया उनके परफॉर्मेंसेस से मैच जीते। मुझे पता है शायद लास्ट वाला मैच हम जीत पाएंगे, लेकिन ये जो लीड हमने श्रीलंका को दी है विच मेक्स इट कि अब हम ज्यादा से ज्यादा ये सीरीज टाई कर सकते हैं। अब हम जीत नहीं सकते हैं ये सीरीज। और श्रीलंका जैसी टीम, यानी जिस हालत में श्रीलंका है अभी, उनके पास कोई ऐसा मेजर परफॉर्मर नहीं है, लेकिन जो टीम जो रिसोर्सेज उनके पास है और उसके बेस पे जैसे जयसूर्या और श्रीलंका इन लोगों से परफॉर्मेंस निकलवा रहे हैं, दिस इज अ शेम कि इंडिया एक वर्ल्ड कप रनर अप होते हुए भी उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। और ये देखो, अभी तक तो मैं वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर के ये कहा करता था या ये सुना करता था लोगों से कि जो वर्ल्ड कप सीरीज की बेस्ट टीम थी वो उस दिन की बेस्ट टीम से हार गई, बट आई विल नॉट टेक इट एनी मोर। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया को जब जरूरत पड़ती है वो परफॉर्म करते हैं, और अपनी टीम में अभी भी हम लोग लैक कर रहे हैं उस चीज में। हम अभी भी शायद एक्सपेरिमेंट को ज्यादा ऊपर लेकर के चल रहे हैं। आपको तैयारी करनी है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि आप सीरीज हार जाओ। जब आप 2 मैच जीत चुके हो तब आप तीसरे में एक्सपेरिमेंट करो, वो समझ में आता है। ये समझ में नहीं आता है कि अभी से आप क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अभी से आप क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। साथ ही ये बात भी कहना चाहूंगा कि पोस्ट मैच रिव्यू में जब रोहित शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं आज या कल के मैच में नहीं देखूंगा, लुकिंग बैक इनटू इट इज नॉट एनी ऑप्शन। तो मैं कहूंगा कि भाई रोहित शर्मा देखे ना देखे, उन्होंने जरूर ये बात मनोबल बढ़ाने के लिए कहा होगा अपनी टीम का, लेकिन मैं कहूंगा कि वो देखें या ना देखें,
गौतम गंभीर को यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यह टीम चल रही है अभी, आप कह सकते हो कि गौतम गंभीर का स्टार्ट है, शायद अभी उन्हें सब कुछ पता ना हो, बट मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा ही है तो द्रविड़ को एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए यहां रुकना चाहिए था, जब तक सब कंफर्टेबल ना हो जाए, और उसके बाद छोड़ना चाहिए था। उसके बावजूद अगर सभी को यह लगता है, आई एम सॉरी, आई डिफर, और मैं कहता हूं कि अभी गौतम गंभीर जो कर रहे हैं टीम के साथ, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम में बैलेंस और एक्सपेरिमेंट का क्या रेशियो होना चाहिए, और उसमें बहुत लैक कर रहे हैं अभी गंभीर। मुझे उनकी नॉलेज पे डाउट नहीं है, मुझे उनके इंटेंशंस पे डाउट नहीं है, बट द प्रोसेस ही इज फॉलोइंग, मे बी हम आगे जाकर के कुछ अचीव कर लें, लेकिन बैलेंस नहीं है इस काम में अभी भी। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स वाकई में उतना इंपॉर्टेंट है, तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को टीम्स के साथ या दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां से ये बात बीसीसीआई तक पहुंच पाए। और उसी के साथ मैं कहूंगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन पे ऑल का बटन जरूर क्लिक करें, ताकि सारे जितने भी गेम्स में रिव्यू करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। उसके बेस पे आप स्ट्रैटेजी बना पाए, उसके बेस पे आप अपनी टीम सेलेक्ट कर पाए। इसी के साथ अब मैं चलता हूं, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट मैच 7 तारीख वाले मैच के रिव्यू में। तब तक के लिए Adiós.